महेंद्र जोशी जी हैं। महेंद्र जोशी जी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता की पहचान रखते हैं। जिस संगठन ने मूलतः उन्हें संस्कारित किया वो सेवा दल है। सेवा दल के माध्यम से महेंद्र जोशी जी ने कांग्रेस को उसकी नीतियों के संदर्भ में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मालवा में कांग्रेस की बड़ी पहचान है। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सभागार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए महेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंदौर से यहां पधारे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। देश बड़ा चिंतित रहता है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी का क्या होगा। महेंद्र जोशी जी को भी ये चिंता सताती है या नहीं सताती है कि हमारा क्या होगा? नहीं, आपके प्रश्न का पहला हिस्सा जरूर, कांग्रेस जब हम सत्ता में नहीं थे, आजादी के पहले भी कांग्रेस को ही यह चिंता सताती थी कि अगर अंग्रेज रहे तो हिंदुस्तान का क्या होगा। उसी चिंता का परिणाम था कि भारतवर्ष आजाद हुआ। आदरणीय विक्रम वर्मा साहब उनकी पार्टी की रीति नीति आदर्शों की सब बात करके गए, उनको चले गए। मेरे परिवार के बड़े हैं, मैं चाहता था कि मैं उनके समक्ष भी कुछ बात कहूं। उन्होंने अच्छा बोला विक्रम वर्मा साहब जैसे वरिष्ठ नेता के लिए। मैं चाहता हूं उनकी गैर मौजूदगी में भी एक बार ताली बजे। जो प्रश्न है कि चिंता होती है कि नहीं, राजनीतिक दलों को हमेशा चिंता करना चाहिए, चाहे वो अपने अंदर की व्यवस्थाओं की चिंता हो या उनके राजनीतिक आदर्शों को कहां तक पूरा कराने में वो सफल हो पा रही है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर कहां तक चल पा रही है। इसकी चिंता होना स्वाभाविक है और उस चिंता को लेकर हम जीते हैं। जहां तक प्रश्न है कि मेरी चिंता, तो आप सच मान के चलिए, आपने परिचय में जो कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह और जाको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह जी, तो मैं उसी अंदाज में जीते हैं। और देखिए, कोई भी पार्टी, चाहे वो हमारी हो या कोई और हो, पार्टी और संगठन उन लोगों से नहीं चलते जिनको सब जानते हैं। पार्टी और संगठन उनसे चला करते हैं जिनको ना तो हम लोग जानते हैं न वो किसी को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी का झंडा लेकर वो छोटे से छोटे गांव में जब चलते हैं, उस कार्यकर्ता की बदौलत ही ये पार्टी चलती है। और मैं धन्यवाद दूंगा आपको। मैं आपकी अनुमति से इतना जरूर कहूंगा कि आपने ये जो संवाद की स्थिति रखी है, मैं शायद अपने जितने राजनीतिक जीवन में, आपका तो आदेश चला है, आपने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं हाजिर हो जाऊं, पर आपके साथ बात करना ये हर राजनीति या सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति का सौभाग्य होता है। इसलिए मैं आया हूं। यहां बात करते समय संवाद की सार्थकता रहती है, वरना मैं यहां आने के पहले, आप सच मान के चलिए, मैंने अपने बहुत सारे मित्रों से विमर्श किया, विषयों पर बात करी, चिंता में मग्न था कि क्या क्या पूछेंगे, आपका सामना मैं कैसे करूंगा। क्योंकि यहां पर वो जो शाम को 5 से 10 तक जो बातचीत अक्सर आपने टीवी चैनल्स पे देखी होगी, वैसा कुछ चैनल पे आपके होता नहीं है। इसलिए यहां आने में हमारी उपस्थिति की भी सार्थकता महसूस होती है। यहां हम लोग आए हैं तो कुछ बात ऐसी निकले जिससे कोई रास्ता भी बने। अभी सिर्फ ये हो रहा है और हम कांग्रेस सिर्फ इस बात को लेकर के चल रही है। और मैं मध्य प्रदेश के लिए भी बोलना चाहूंगा, बाकी भारत की बात चूंकि संदर्भ मध्य प्रदेश का है जी। मध्य प्रदेश में जो काम की बात होना चाहिए उसको छोड़कर के सारी बातें होती हैं जी। जो आपने कहा, बहुत सारे विषय हैं, आपके प्रश्न होंगे तब मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कांग्रेस उसी चिंता के कारण मध्य प्रदेश में 2018 में हमारा जो एक बड़ा संकल्प था वो वहां पर हम जीते, लेकिन उसके बाद स्वाभाविक है जो घटनाक्रम हुआ उससे आप सब परिचित हैं। लेकिन हाँ, मैं अब 2023 के लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं। हम परिचित है वो तो ठीक है, पर क्या हुआ 2018 में? तो सरकार आपकी बनी थी ना। हाँ। चली क्यों नहीं? घर को आग लग गई घर के चिराग से जी। कुछ लोग, देखिए, राजनीति में जो बात कही जा रही थी आदर्शों की, जो बात कही जा रही थी कि साहब पार्टी और उसके आदर्श सर्वोपरि हैं, तो मैं उनका आदर भाव रखते हुए पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि अगर हमारा एक भी विधायक हो, अगर कोई ना भी हो तो भी हम सरकार बना लेंगे। उस तर्ज पर अगर काम कर रहे हैं तो फिर वो आदर्श और वो तमाम सारी बातें, ये सब कहना मुझे लगता है वो बेमानी है। हम लोगों ने सरकार बनाई, कुछ लोग छोड़कर गए,
और वो कौन से आदर्शों पर छोड़ के गए थे इसके बारे में तो ना तो वो आज तक खुद ही आश्वस्त हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जिनके नेतृत्व में जिन्होंने जो बात कह करके गए थे कि मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा अगर जनता के मुद्दों को कोई ने बात नहीं करी। हमारा इंतजार है कि कभी तो वो सुबह आएगी जिस दिन वो सड़क पे उतरे हुए दिखेंगे। आज तक तो इतनी समस्याओं में, चाहे वो संविदा शिक्षकों की पिटाई हो, चाहे वो बेचारे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हो, चाहे वो युवाओं की पिटाई हो, आमतौर पर पुलिस का अत्याचार, जहां पर राजधानी में अपनी मांगों के लिए लोग जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है, जो सड़क पर कूदने वाला था वो अब कमरे में बंद है, उसकी जबान भी बंद है। उनका उद्देश्य पूरा हो गया, जिस काम के लिए गए थे, सत्ता मिल गई, जहां जाना था वहां बैठ गए, यही उनका उद्देश्य। बड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, घर को लग गई आग घर के चिराग से। ऐसे चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते आप? वो तो अपने आप ही बुझे साहब, हमको ये भरोसा थोड़ी होता है। चिराग हमने अभी भी सरस्वती जी के सामने जलाया तो कुछ पवित्र उद्देश्य लेके जलाया है। अब कोई अगर मान के चलिए हमारे साथ में कोई धोखा दे रहा है तो ठगा जाता है, वो तो ठाकुर ही कहलाता है। जो ठगता है वो तो ठगी कहलाता है ना। इन्होंने हमको हमारे घर में रहते हुए उन लोगों को लेकर के आप चले गए, तो ये कोई आपका नाम इतिहास में कोई स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। अरे उनका बड़ा भारी काम किया, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा, ये तो ठीक है महेंद्र भाई। जानना तो जनता को यह है कि इस बार फिर जिन चिरागों को आप लेकर आएंगे वो चिराग फिर से आपके घर में आग नहीं लगा देंगे, इसकी गारंटी कहां से लाएंगे? अब गारंटी हमने आपको बता देते हैं, हम दूध के जले हैं, छाछ को फूंक के पी रहे हैं। वक्त 2023 में सीधी सी बात है। अब वो बात होगी कि ऐसे चिरागों की ना तो हमारे पास में अब कोई, हम उनको कहीं मौका दे रहे हैं। 2023 में जो सरकार बनेगी उसमें आप मान के चलिए वो मजबूत सरकार होगी, विश्वसनीय सरकार होगी, और 5 वर्षों में वो इस मध्य प्रदेश के भाग्य को पलटने वाली सरकार होगी। जितनी दमदारी आपकी बातों में है, हाँ, उतनी व्यवहार में क्यों नहीं है? नहीं, व्यवहार में भी है। अब माननीय सचिन बिरला जी हैं, वो कांग्रेस के सम्माननीय विधायक हैं, कार्यालय पूरा भगवा रंग में रंगा है, भाजपा के रंग में रंगा है। आपकी पार्टी की दम नहीं है कि उन्हें निकाल पाए। तो ऐसे लिजलिजे नेतृत्व के साथ में आप कह रहे हैं कि जनता भरोसा करेगी, कैसे करेगी? मैं आपको इतना जरूर कह देता हूं, उनका सौभाग्य है कि ऐसे जयचंदों की चर्चा भी आपको करना पड़ती है, उनका सौभाग्य कहता हूं। जयचंदों की चर्चा भले ही कर सकते हैं आप जी, पर इतिहास के नाम तो काला पन्नों में लिखा जाएगा जिन्होंने लोगों को धोखा दिया है। आप जिन आदर्शों पर अगर इतना दम था जी, तो जिस पार्टी से चुनकर आए थे फिर से इस्तीफा देते और फिर लड़ते। सचिन ये जो बिरला विधायक महोदय हैं वो मंच पर कहीं जाते हैं, सदस्यता से इस्तीफा नहीं देते हैं। आप इनको क्या कहेंगे? इनकी तो रीढ़ भी नहीं है, क्या उनके बारे में? पर जिनको आप जयचंद बता रहे हैं वो तो पृथ्वीराज बने हुए हैं, और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव यहाँ के हैं, उन्होंने दिया दमदारी से इस्तीफा, जनता ने फिर चुना, बढ़िया मंत्री बनकर बैठे। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, मेरा बड़ा स्पष्ट सा मत है। सरकार की बनी, वो विधायक फिर बन गए, उनको शुभकामनाएं, बधाई, सब कुछ देता हूं। पर कहने का आशय यह है, आप जिस 2018 में जिस पार्टी से जिस विश्वास को लेकर के जीते, अब फिर भारतीय जनता पार्टी इस काम में बड़ी माहिर है जी। और इसी के ऊपर सारा हमको भी काम करना पड़ रहा है कि वो लोग जिस तरीके से हमारी सरकारों को उन्होंने चुराया है, जिस प्रकार से उन्होंने सारे वर्ष में एक ऑपरेशन लोटस के नाम पर जो काम किया हुआ है, उससे उन्होंने हमको अतिरिक्त रूप से सावधान किया है कि अब जो चुनाव लड़ा जाएगा वो सारे वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अलावा इन छल कपट से बचना भी अब हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए पार्टी की पूरी तैयारी है। थोड़ा नीतियों पे बात कर लेते हैं। किस आधार पर भरोसा करेगी जनता? पिछली बार जब चुनाव थे तो बड़ा मुद्दा था किसानों की कर्ज माफी। माननीय राहुल गांधी, कहा हुआ टलेगा नहीं, ऐसी उम्मीद थी। उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी, 10 दिन में हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। 1, 2, 3, 8, 9, 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। भाजपा बता रही है 15 महीने इंतजार किया, अब राहुल गांधी ने नहीं बदला तो हमने बदल दिया। भाई, राहुल गांधी की बात की इच्छा पूर्ति तो भाजपा ने कर दिखाई। अब इसका क्या जवाब दोगे महेंद्र जी भाई? ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहते हैं वहां तक तो अपनी ठीक है, उनका राजनीतिक धर्म है।
किसानों के कर्ज माफ का काम जिस दिन शपथ हुई थी उसके ठीक बाद उसका आरंभ किया गया था कि इसकी किसानों की कर्ज माफी की नीति लागू की जाए। वही भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है और पहले भी कहती थी कि किसी किसान का कोई कर्जा माफ नहीं किया, सब कांग्रेस के बारे में प्रचार किया। उसी के कमल पटेल विधानसभा के पटल पर जवाब देते हैं कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदार भी हैं, उनका भी कर्जा माफ हुआ है। आप स्वयं स्वीकार करते हैं, हां ये बात सच है कि उन्होंने कहा कि साहब 10 दिन के अंदर, तो वो नीति लागू करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, अगर ऐसा होता कि हां साहब वो राहुल गांधी जी कह के चले गए और हमने उस नीति के ऊपर कोई काम नहीं किया, वो काम शुरू हुआ था किसी भी साधारण बात को करने के लिए, चूंकि उसका आकलन किया गया, सारे बैंकों से उसके डिटेल्स मांगे गए, कौन उसमें से ऐसे हैं व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कितने ऋण की मात्रा है। कारण ये है, ये फाइनेंशियल इश्यूज थे, थोड़ा वक्त उसमें लगना ही था, उन सारी चीजों पर प्रक्रिया चल ही रही थी कि इसके बीच में ये सब काम शुरू हो गया। कुल 11.5 महीने ये सरकार चल पाई थी, क्योंकि उसके बाद में जो 15 महीने की सरकार कहते हैं उसमें फिर ये आचार संहिता लागू हो गई थी, नहीं कर पाए। इतने दौर में 27.5 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए थे और वो प्रक्रिया जारी थी। वो किसान आज भी मानते हैं, लेकिन चाह करके जो इस मामले में हमसे भाजपा आगे है कि वो वहां जहां कुछ नहीं हो, उन इश्यूज को, नॉन इश्यूज को इश्यू बना करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम वो बेहतर कर लेते हैं। अब हम ये कह सकते हैं, देखिए हमने अभी भी 5 हमारे जो ऑब्जेक्ट्स रखे, बड़े क्लियर है जी। जो गैस सिलेंडर की बात करी है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 रुपए महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहत देना, उसके बाद में 100 यूनिट बिजली माफ, 200 हाफ ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि आज के दौर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो रिटायर कर्मचारी हैं, और किसानों की कर्ज माफी। ये जो बातें कही गई हैं, मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का पार्टी का आदमी हूं जी। आप तुलनात्मक रूप से जो लोग अभी मध्य प्रदेश में जिनके को सामने दिखाई देते हैं कि ये लोग आने वाले समय में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, आप मान के चलिए विश्वसनीयता के पैमाने पर कमलनाथ जी के सामने श्रीमान शिवराज सिंह जी किसी भी भाव में नजर नहीं आते हैं। बड़ा स्पष्ट कर देता हूं जी। 22,500 घोषणाएं करी हैं, उन 22,500 घोषणाओं में से पता नहीं चलता है कि यहां से चलते हैं, और जितना पैसा उन्होंने जिस तरीके से करीब 3.5 सवा 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा लेकर के इस प्रदेश को कर्जे में डुबाने का काम किया है, इतनी घोषणाएं करना, इतनी बातें करना, और आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आप आपके समिट्स को देख लीजिए, अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट्स हुए हैं, इंदौर में हुए बड़े बड़े समिट, कितना इन्वेस्टमेंट आया मध्य प्रदेश में। यहां पर जिन बातों में लोगों को लगाया जा रहा है, मेरा निवेदन आपको बताता हूं, कमलनाथ जी चूंकि इस देश के वाणिज्यिक मंत्री भी रहे, वाणिज्य मंत्री रहे हैं, उनका जो व्यापक अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। विषय ये नहीं है कि ये लोग यहां पर जो जिन विषयों पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, विषय ये है कि धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, ये सब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कभी ये प्रश्न कभी मैंने नहीं सुना कि हां आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को डेवलपमेंट के लिए, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों की रोजगार देने के लिए कौन सा काम किया गया। कौन सा पीतमपुर जैसा बड़ा क्षेत्र जहां पर इसका और डेवलपमेंट होना था, ये तो कांग्रेस के जमाने की चीज है। लेकिन जिन विषयों से लोगों का जीवन प्रभावित होता है, चाहे वो स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन किसानों की बातों पर, इसके ऊपर कभी कोई विमर्श नहीं होता। अभी इन सारी बातों पर आदरणीय कमलनाथ जी ने जो अपना वचन पत्र तैयार कर रहे हैं, और जितने व्यापक रूप से सबसे समग्र चर्चा करके हो रहा है, उसमें सीधी सी बात है, महात्मा गांधी की वो बात कि याद रखना चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए जब भी कोई नीति बनाओ तो उसका ध्यान रखा जाए, इसके आधार पर हमारा वचन पत्र तैयार हो रहा है। और कमलनाथ जी की विश्वसनीयता अप्रश्ननीय है, उसके ऊपर कोई प्रश्न हो नहीं सकता। आप मान के चलिए, जो कहा सो किया, नो फालतू बात, केवल काम की बात करते हैं। और एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोग 18-19 वर्षों से देख रहे हैं,
जी। बातचीत में हर जगह कहीं मेडिकल कॉलेज खोल आते हैं तो कहीं अलग कॉलेज खोल आते हैं। मैं तो उनके धुआंधार इतनी घोषणाएं करी हैं कि आप मान के चलिए उनको खुद याद नहीं रहता, उनके विभाग को याद नहीं रहता, जिन लोगों जो इस काम के लिए हैं उनको भी याद नहीं रहता। पर जनता को कैसे याद रहता है कि इसी आदमी को चुनना है? नहीं, वो 2008 में भी जनता उन्हें चुनती है, 2013 में भी उन्हें चुनती है, और विक्रम जी यहाँ बताते हैं कि भाई 2018 में भी चुना तो एक प्रकार से हमें ही था, वोट तो हमें ही ज्यादा मिले थे। अब ऐसा आदमी जिसे आप बता रहे किसी लायक ही नहीं है, घोषणाएं करता है, पर मध्य प्रदेश की जनता उन्हीं शिवराज सिंह चौहान को इतना पसंद क्यों करती है? ये बात सच है कि भारतीय लोकतंत्र में जनता बहुत समझदार है, सब कुछ है। कई अवसरों पर उसकी भावुकता बहुत से राजनीतिक दलों को, और यूं कहूं मैं उससे ज्यादा बोलना उचित नहीं समझता, लेकिन बोली डालिए, कब तक रुकेंगे अपने आप को? रुकना इसलिए नहीं है कि हम कांग्रेस की ये नीति कभी नहीं रही है कि वो उन विषयों पर बात करे जिससे समाज का विखंडन होता है। आप मान के चलिए इस समाज को जोड़ने में हमारी हजारों वर्षों की पीढ़ियां हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति है, लेकिन जिन बातों को आपने कहा है कि यहां पर राष्ट्रवाद की बात करी जाए या अन्य बातें करी जाए, आप देख सकते हैं समूचे भारतवर्ष में जो स्थितियां हैं उनका लाभ लेते हुए कई बार सरकारें कहीं बन जाती हैं। ये बात तय है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है सरकार बनना, लेकिन मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि काट की हांडी एक बार नहीं 2-3 बार चढ़ गई है, लेकिन 2023 में नहीं चढ़ने देंगे। तो अभी आप जो ये हांडी चढ़ाना शुरू किए हैं, पहले कांग्रेस के नेता जो दिखते थे वो इफ्तार की पार्टियां देते हुए दिखते थे, आजकल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। इस काट की हांडी को समझें, लोहे की हांडी को समझें, क्या समझे महेंद्र? नहीं, देखिए धर्म एक बड़ी निजी व्यवस्था है, अगर किसी को अच्छा लगता है कोई अपने धर्म का मैं पालन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा के पाठ की बात कर रहा हूँ। ये प्रदेश कांग्रेस ने नहीं करवाया, किसी व्यक्ति ने आके कर दिया पाठ, तो उसको कोई प्रदेश कांग्रेस के द्वारा आयोजित पाठ नहीं माना। चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं। कर्नाटक में बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में बजरंग सेना का कांग्रेस में विलय की बात करते हैं, इस पर कुछ कह लीजिए। देखिए, बजरंग दल हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक बहुत जबरदस्त खूबी है कि उन्होंने बजरंग दल के लोगों को बजरंगबली से जोड़ दिया। अब ये बात अलग है कि कर्नाटक में लोगों ने उनकी तमाम सारी कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया, और जबकि वही उनके ब्लू आइड बॉय थे, सबसे प्रमुख, इतनी रैलियां, इतने प्रचार प्रसार करा, ऐसा का ऐसा ही उन्होंने बंगाल में भी किया था। मैं तो उसमें दूसरी बात थोड़ा सा इसके हट के संदर्भ कहना चाहता हूं। बजरंगबली की पूजा करना या ये सब करना तो अलग बात है। मेरा मानना यह है कि इस समय चाहे वो देश का विषय हो या वो प्रदेश का विषय हो, मैं आपसे कहता हूं कि ये सारी चर्चा इन नौजवानों के भविष्य पर आकर क्यों नहीं टिकती, सारी चर्चा इन लोगों के रोजगार पर आकर क्यों नहीं टिकती, सारी चर्चा इन बच्चों के अच्छे एजुकेशन पर आकर क्यों नहीं टिकती, सारी चर्चा इन इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबों के घर तक पहुंचने की बात। अब विश्व गुरु बनने के लिए मुझे कहते हुए शर्म आती है, 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज दिया जाता है और हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं। ये कौन सा विश्व गुरु है कि जो 130 में से 80 करोड़ को आप अनाज देते हैं? ऐसा कौन सा विश्व गुरु है कि वहां पर एक डिंडोरी में एक बाप अपने बच्चे को ले जाने के लिए अस्पताल से उसका एम्बुलेंस नहीं मिलती, वो उसके शव को झोले में रख के ले जाता है? ये है उस गांव के आदमी के, और यही स्वर्णिम मध्य प्रदेश है। अगर ऐसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश है तो हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। क्या मतलब है इसका? आपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश को खारिज कर दिया, पर इसका उत्तर मैंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश को नहीं, उनके कहे स्वर्णिम मध्य, इसका जवाब नहीं दिया कि बजरंग दल पे वहां प्रतिबंध लगाएंगे कर्नाटक में, और मध्य प्रदेश में बजरंग सेना के लिए कालीन बिछाएंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। देखिए, बजरंग कालीन नहीं बिछाए गए, बजरंग सेना ने स्वाभाविक रूप से वो एक दल, एक संगठन है जिसने आकर के इस पाखंडी किस्म के जो धार्मिक कर्मकांड का जामा ओढ़कर जिस प्रकार से उपद्रव फैला रहे हैं हर जगह, उन सारी चीजों के विरोध में वो लोग आकर के उन्होंने कांग्रेस की सारी विचारधारा और पूरी रीति नीति में अपनी आस्थाएं व्यक्त करी। और आप मान के चलिए वो उपद्रव मचाने के लिए बजरंग सेना नहीं काम करेगी, इसलिए कहा बजरंग सेना को शामिल किया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
इसलिए वो यहां पर आएंगे तो उन भूत पिशाचों का नाश करेंगे जो समाज को तोड़ते हैं। अच्छा, आपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में बड़े आम आदमी को लेकर बात की। नीति आप शिवराज सिंह चौहान का अनुसरण करने जा रहे हैं। लाडली बहना योजना वो लेकर आए, 1,000 रुपए परिवार की महिला को हर महीने मिलेगा। आपने कहा मुझे मौका दो, मैं 1,500 दूंगा। शिवराज जी ने कहते मुझे बनाए रखो, मैं 3,000 दूंगा। तो अब कैसे माने, आप दोनों में अंतर है। कुल मिला के मुद्दा सत्ता ही है ना, नीति कहां अलग हुई। वो 1,000, आप 1,500, अब वो 3,000। कल उन्होंने बोल दिया 10,000 तक ले जाऊंगा। क्या करे आदमी। 18-19 साल में याद आई बहना की, काफी देर कर दी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। नहीं, देर नहीं कर दी, वो बता रहे हैं, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा जब पैदा हुई थी तब लाडली लक्ष्मी थी, अब बहना की स्थिति में आ गई तो फिर व्यवस्था कर दी। ऐसा है, एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, कुछ और तो उसे आता ही नहीं, कुछ और तो उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है जी। इस अंदाज में वो बहनों का भैया घुटनों के बल खड़ा हो जाए। मेरा मानना यह है कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगर जनता के हित में काम करता है तो अपना सीना चौड़ा करके सामने खड़ा होकर के बोल सकता है कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया है, तुम मुझे काम के आधार पर वोट दो। हमने उनका कोई अनुसरण नहीं किया, यह हमारी योजना पूर्ण रूपेण हमारी है। और 500 रुपए के सिलेंडर की बात हमने कही है। अब उनसे जब पूछा गया किसी के द्वारा तो उन्होंने कहा कि ये तो थोती घोषणा है। तो आप जो कर रहे हैं या जो आपने कहा है, तमाम सारी बातें हैं। आप मतलब मैं इतने सारे अंतर्द्वंद में फंस जाता हूं कि मैं आपको कहां के जवाब दूं। अभी जो बच्चियों की शादी का विषय है जी, उसमें आप देखिए, जब वो राशि बढ़ाई तो भी हम दोषी। जो राशि बढ़ाई गई उसमें जो स्थानीय व्यापारी थे उन लोगों का व्यापार चौपट करके सारा गुजरात से आना शुरू हो गया, सारी सामग्री गुजरात से खरीद के लाने लग गए। मतलब कहने का यह है कि सारी की सारी जनसेवा जो है वो उनका व्यापार के रूप में उन्होंने उसको परिणित कर दी और उसको जनसेवा का नाम दे दिया है। वो कितना भी कुछ कर लें, चाहे लाडली बहना की बात करें या वो अभी पहले दिन बोल रहे थे 1,000 दूंगा, फिर बोले 1,200 दे दूंगा, फिर अब 1,500 और 3,000 तक पहुंचे हैं। अगर आप चुनाव तक आते आते कहीं संख्या कहां तक पहुंचेगी इसका कोई ठिकाना नहीं, मगर हम उनकी घोषणाओं से मैं आखिरी दौर में बातचीत को लाना चाहता हूं, पर आपसे समझना चाहता हूं। महेंद्र, आपने कहा कि नारी सम्मान योजना नकल नहीं है, हमारी अपनी है। थोड़ा आपके माध्यम से पूरा प्रदेश जाने कि लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना दोनों में अंतर क्या है। थोड़ा हमें पता तो चले ना भाई कि ये आपकी कुछ अलग है, उनकी अलग है। हमें तो अलग केवल इतना समझ में आया कि लाडली बहना योजना जिसका नाम है, अगर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है तो उसमें 1,000 रुपए महीना मिलेगा परिवार की महिला को, और कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार आई तो 1,500 रुपए मिलेगा परिवार की महिला को। अब आप बता रहे हैं कि नहीं हमारी अलग है, तो थोड़ा हमें बताइए तो सही ना क्या अलग है। देखिए, पहली चीज तो मैं गांव में जो लोग हैं सब बैठे हैं ग्रामीण क्षेत्र से भी, उसमें बहुत सारे नियम और शर्तें लागू हैं जिनके आधार पर उन्होंने तय किया। एक तो 23 साल की उम्र है, हमने उसमें यह कहा है 18 वर्ष की उम्र से इसको शुरू करेंगे और ऊपर कोई सीमा इसकी नहीं रखी है। ये बात बड़ी बात। और उसमें जो जितने सारे नियम और कानून सब लगे हैं उन कानूनों के मतलब ये मान के चलिए बहुत ही विशेष परिस्थिति का कोई एक आध बात होगी, अन्यथा ये समूचे समाज के लिए केवल ये नहीं है कि एक सीमा है कि साहब 23 से 60 वर्ष की आयु में मिलेगी। हो सकता है मतलब हो सकता नहीं, यूं कहूं तो जरूरत 60 साल के बाद की महिलाओं को अधिक होती है नारी सम्मान योजना के लिए, जबकि वो अपने उस जीवन के अंतिम दौर में होती, उन्हें भी आवश्यकता है। और 18 वर्ष के बाद में जिनको जरूरत है, तो ऐसे सभी का समावेश किया है। नियमों और कानूनों के संबंध में जितने सारे मांगे गए डॉक्यूमेंट, आप देखिए इतने गांव में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, और वही हमारे और उनके बीच में अंतर है कि हमने उसको एक समभाव से दिया है। इसमें इन्होंने छांट के उसमें कंडीशन। थोड़ी सी बातचीत आपकी पार्टी की कर ले। 2018 में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था
10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, नाम दिग्विजय सिंह है। उन्होंने कहा था कि मैं तो भाई प्रचार विचार करता नहीं, मेरे प्रचार करने से तो वोट घट जाते हैं। वो दिग्विजय सिंह इस समय 66 उन सीटों को जिताने के लिए निकले हैं जो कांग्रेस जीत नहीं पाती। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि 5 साल में क्या जनता का मन बदल गया कि अब दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां वोट बहुत जबरदस्त गिरेंगे? है क्या इसकी कहानी, थोड़ा समझे तो सही। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र, दिग्विजय सिंह जी ने उनको काम पे लगा रखा है कि 24 घंटे उनके नाम की माला जपते। ये उनका बड़ा विराट व्यक्तित्व, आप देखिएगा उनका नाम के बिना तो उनकी काम ही पूरा नहीं होता। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि आज इस बात के लिए इस सदन को ताली बजाना चाहिए कि 75-76 वर्ष की उम्र में इस मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने की संपूर्ण गर्मी में जब आप घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वो प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलना जुलना और हर जगह जाकर के लोगों से बातचीत करना, संगठन के काम में कुशल संगठक के रूप में दिग्विजय सिंह जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। समूची कांग्रेस परिवार को एक साथ लाना, एक साथ बैठाना, आपस में कोई मतभेद अगर है उनको बिठाना, सुलझाना और इस पथ पर लाना कि आपने इस लायक पार्टी, हम सब इस ताकत के साथ इस जगह पहुंचे हैं कि हम 2023 में बड़ी मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। तो 2003 के दिग्विजय सिंह 2023 में क्या वाकई पार्टी के लिए ताकत बनने जा रहे हैं? वो हमेशा से ताकत थे और ताकत रहेंगे। कोई भी आप मान के चलिए, दिग्विजय सिंह जी उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना काम किया है, उसके पहले मोतीलाल वोरा जी ने बहुत काम किया है। कांग्रेस में आप मानिएगा इतने सारे लोगों के, इनके सबके अपने योगदान है। हम जिस भूमि पर बैठे हैं, ये मालवा और निमाड़ के अंचल से इस प्रदेश को कई मुख्यमंत्री मिले हैं, चाहे भगवंत राम मंडलोई जी हों, चाहे प्रकाश चंद्र सेठी हों, चाहे कैलाश नाथ काटजू हों, या और भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सबके अपने योगदान है। ये एक दिन में ये सारा काम नहीं हुआ है। जो व्यक्ति कहे कि बस मैंने ही आकर के सब कुछ करा है, ये गलत बात है। हमारे पूर्वजों का जितना भी योगदान रहा है, उन तमाम परिस्थितियों में उन्होंने जो चीज करी है, जो चीजें बनाई हैं, दिग्विजय सिंह जी ने 10 वर्षों में इस मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के खास करके वंचित समाज के लिए जितना काम किया है, आदिवासी समाज के लिए जो काम किया है, जो नीति रीति बनाई है, वो प्रशंसनीय है। अब राजनीतिक रूप से आप किसी को इस तरीके से प्रचारित और प्रसारित करते हैं कि उनको आप अलग रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो भले ही करते रहें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यूं कहें, धर्म के क्षेत्र की बात करें, तो 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले दिग्विजय सिंह जी, वो भी नर्मदा परिक्रमा करी है उन्होंने। ये और वो जिसको कहते हैं व्यवहारिक हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू जिसे कहते हैं, वो पूरे धर्मों का पालन करते हैं, पूरे आदर्शों का पालन करते हैं। इसी आधार पर मैंने उनके व्यक्तित्व को और कृतित्व को दोनों को देखा है। मैं कह सकता हूं कि तुम चाहे कितना भी उनको बदनाम करने का प्रयास करो, तो लोग और कार्यकर्ता उनके प्रति विश्वास रखते हैं। जब दिग्विजय सिंह इतने कमाल के नेता हैं, तो एक बार फिर प्रदेश का नेतृत्व तो दिग्विजय सिंह करें, इस पर पार्टी विचार क्यों नहीं करती है? इतने विद्वान व्यक्ति के द्वारा ही तो ये कहा गया कि कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। यही तो सवाल है। ही कहा कि दिग्विजय सिंह का अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं है? उनका भरोसा, ये बात सच है कि उनके, आप अंदाज लगा लीजिए कि जब दिग्विजय सिंह जी इतने भरोसे वाले आदमी और वो किसी व्यक्ति में भरोसा दिखा रहे हैं, तो आप अंदाज लगाइए कमलनाथ जी कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा, कितने बड़े व्यक्तित्व। तो कमलनाथ जी के इतने बड़े व्यक्तित्व पर दिग्विजय सिंह का भरोसा है, पर दिग्विजय सिंह के ही साथी रहे अजय सिंह, गोविंद सिंह, अरुण यादव, इनका भरोसा क्यों हिलता डुलता रहता है? किसी का कोई भरोसा कहीं नहीं हिला है। सर्वसम्मत 22 नेता एक जगह पर बैठे थे, उनके बीच में बिना ये कहे कि ये कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन ये उत्तर आया था, हम सबके सर्वमान्य नेता, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी, हम सबको सर्वसम्मत से हम अपनी स्वीकृति देते हैं। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आपके अनुसार गुंजाइश नहीं, पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी तक कमलनाथ का नाम घोषित नहीं, तो ये विरोधाभास क्यों है भाई? देखिए, पार्टी हाईकमान अपना काम करता है समय पर, लेकिन सर्व स्वीकार्यता हमेशा राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है। अगर वो सर्व स्वीकार्यता है
और सभी आप देखिए, अभी तो न कहीं कोई किसी किस्म की आपसी भेद और मतभेद की बात होती है। कमलनाथ जी ने एक लाइन में एक शब्द एक बात कही, सब उसको आदर से सम्मान से उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहां पर स्वीकार करते हैं, दिल्ली स्वीकार क्यों नहीं करते महेंद्र जी? आप मान के चलिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक सब जगह स्वीकार्यतापूर्ण है। तो अब आखिरी सवाल आपसे, पिछली बार चूक गए 114, विक्रम जी यहां पर दमदारी से बोल रहे थे, कहां मिला था इन्हें जनादेश सरकार बनाने का? ऐसा दोबारा सुनने का मौका ना मिले, क्या करेंगे इसके लिए? आप मान के चलिए, मैं ये अहंकार नहीं है, सारे दोस्तों से कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इसका एक पहलू बताना चाहता हूं जो मैंने किसी किताब में पढ़ा था। जी, न नेता कोई बदल सकता है सरकार, न कोई अन्य मीडिया के माध्यम से बदली जा सकती है, पर जब लोग ये तय कर लेते हैं कि अब बदलाव जरूरी है, तब बदलाव हो जाता है। और ये लोग, ये जो बोल के गए आदरणीय विक्रम वर्मा साहब का तो धर्म था, उनको तो बोलना था, लेकिन अहंकार की भाषा श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, श्रीमान शिवराज सिंह जी जिस अहंकार की भाषा में बात करते हैं, तो वो उनको मुबारक। लोकतंत्र में अहंकार की भाषा किसी की नहीं चलती, इसलिए कहूंगा मैं, बहुत खामोशी है, बहुत खामोशी है, अब शोर आएगा। बहुत खामोशी है, अब शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो अपने दौर आने की उम्मीद के साथ में है महेंद्र जोशी जी, पता चल जाएगा कौन सा वक्त आया, कौन सा दौर आया। लेकिन इतना तय है कि 2023 का जो चुनाव है वो एक कठिन चुनाव रहने वाला है। जनता को अपना फैसला देना है, किन नीतियों के आधार पर, किन तैयारियों के आधार पर कांग्रेस उम्मीद कर रही है। उन बातों को महेंद्र जोशी जी ने यहां आकर हमारे बीच में रखा। महेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत आभार, हमारी शुभकामनाएं आपके दौर के लिए। बहरहाल इस कार्यक्रम में अभी इतना ही। मैं बहुत तहे दिल से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से महेंद्र भाई का अभिनंदन हो। मैं एक सेकंड आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, मेरे जिंदगी का एक बड़ा मोड़ है धार। ये धार जिला और उसका मोहन खेड़ा। मेरे बहुत सारे साथी यहां सामने बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, कमाल बैठा है, प्रवीण बैठा है, और हाँ मेरे साथ संगठक रहे बहुत सारे। मैंने 2001 में यहां एक शिविर लगाया था मोहन खेड़ा में, तो मैं तो इस धरती को प्रणाम करता हूं। इस धार ने मेरे जीवन की धारा बदल दी जी। तो इसलिए धार में जब आपने बुलाया तो मुझे लगा कि 2001 के बाद आज 20-22 साल बाद में फिर यहां पर आने का मौका, आप जैसे प्रबुद्ध भारतवर्ष के, जिनको मैं आपके मुंह पर आपकी तारीफ करना ये उचित नहीं होता, लेकिन भारतवर्ष में अब सच बात यह है कि एक वो शेर है कि जो शेर है ना कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जी। हाँ, तो उसी में आजकल तो अब अखबारों की स्थिति ये हो चुकी है कि अखबार से तात्पर्य है कि मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं कि तुम्हारी खबरें बता रही हैं कि तुम्हारी कलम बिकी हुई है। उसके दौर के बीच में आप जैसे लोग आज पत्रकारिता के इस स्तंभ को संभाल कर रखे हैं, INH 24/7 हरिभूमि को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दे सकता हूं कि हाँ, अभी भी बेजबान की जबान और बेसहारा का सहारा कहीं कोई है तो उस मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आप हैं, और आपको हम धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच आने का मौका मिला। थैंक यू। धन्यवाद महेंद्र भाई। आगे की कार्रवाई के लिए अनुराग जी। कहीं ना कहीं हरिभूमि परिवार भी उतना ही आभारी है आपका, और चूंकि परंपरा के अनुसार सम्मान करते हैं। डॉक्टर हिमांशु जोशी जी जो हैं वो श्रीफल और साल से कई बड़े ओहदों पे रहे हैं AICC की सियासत में, चाहे वो सेवा दल हो या फिर संगठन, उनका सम्मान करेंगे श्रीफल और साल से डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, महेंद्र जोशी जी का। और साथ में एक मोमेंटो जो कि हरिभूमि परिवार और INH परिवार की यादें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। वैसे भी आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, जिस तरह से आपके फोन कॉल्स पे आप लगातार फीडबैक देते हैं उसके लिए भी खूब सारा धन्यवाद आप दोनों का। और